मेरे प्यारे साथियों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्ठान क्लास आपके लिए लेके आया है KBS PRT 2025 के लिए NCERT EVS प्रश्नोत्तरी सीरीज, जिसमें आपको कुल 10 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उन क्वेश्चन के सॉल्व देने हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चन के साथ जो भी और अन्य जानकारियाँ होंगी वो जानकारियाँ इसी वीडियो के साथ क्या होंगी, आपको दी जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी NCERT EVS प्रश्नोत्तरी सीरीज का आनंद लीजिए। पहली चीज़ यह समझ लीजिए, यह जो सीरीज है वो NCERT, ठीक है, और फूड वाले चैप्टर से संबंधित है, फूड से संबंधित है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन ये कहता है कि जब खाने की पसंद की बात आती है तो एक छात्र कहता है मेरी माँ और दोनों सांप खाना पसंद करते हैं। जब हमें इसकी इच्छा होती है तो हम नज़दीकी होटल में आकर क्या करते हैं, लिंगू फेन खाते हैं। क्या खाते हैं? लिंगू फेन खाते हैं। यह छात्र शायद कहाँ से होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अलग अलग जगह के नाम दिए गए, असम से, हांगकांग, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश से। अब आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं इसका सही जवाब देकर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेजिएगा नंबर के साथ। ठीक है, अब इसका हम एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन के साथ जो अन्य तथ्य होंगे वो सभी आपको नोट करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, हांगकांग। पहली चीज़ समझते हैं कि हांगकांग का खाना क्या है। पहली चीज़, यह मुख्य रूप से कैंटोनीज व्यंजनों से प्रेरित है। जो हांगकांग हैं वो मुख्य रूप से कैंटोनीज व्यंजनों से क्या होते हैं, कैंटोनीज व्यंजनों से प्रेरित होते हैं। कैंटोनीज व्यंजनों में अधिकांश व्यंजन सांप पर आधारित होते हैं। ठीक है, कैंटोनीज व्यंजन जो होते हैं वो अधिकांशतः सांपों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो हांगकांग में पका हुआ सांप और सांप का सूप हांगकांग में लोकप्रिय है। ठीक है, और वो जो आपसे प्रश्न पूछा गया उसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ठीक है, अब समझते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहली चीज़ दक्षिण भारत का भाग होता है और आंध्र प्रदेश के व्यंजनों में कई शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन शामिल हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के व्यंजन को मसालेदार माना जाता है, यानी यहाँ के लोग मसाला ज़्यादा खाते हैं। और लोकप्रिय अगर शाकाहारी व्यंजन अगर हम समझें आंध्र प्रदेश का क्या है, तो इडली है, बड़ा और डोसा है, जिन्हें सांभर और कई प्रकार की पचड़ी या चटनी के साथ परोसा जाता है। तो आंध्र प्रदेश के साथ जितनी अन्य जानकारियां हैं जो आपने नोट्स बनाया होगा उसमें ये अन्य जानकारियां आप सब नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें राज्य का, असम। असम देखेंगे तो असम जो है भारत के उत्तर पूर्वी भारत का जो भाग होता है वहाँ पे असम है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेवन क्या किया जाएगा, यहाँ पे चावल का सेवन, मांस, चिकन और सुअर के मांस आदि का सेवन किया जाता है यहाँ पे। इसका मतलब है असम में मांसाहारी व्यंजन खाते हैं। ठीक है, साथ में लोग चावल, बैम्बू सूट, पाइके, पीला अचार खाना पसंद करते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे अपोंग, बाजरा या चावल की जो बियर होती है उसे यहाँ पर अपोंग कहा जाता है, उसको भी खाना पर कौन पसंद करता है, असम। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करें गोवा की, तो गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और यहाँ पे नारियल तेल और समुद्री मछली की उच्च उपज वाली चीज़ों को खाया जाता है। ठीक है, ये है गोवा। नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसको हमने अपने वीडियो लेक्चर में प्रीवियस में पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे केरल में। केरल में समझेंगे, केरल में खास तौर पे 2 चीज़ें खाना पसंद करते हैं, एक ट्रैपियोका, कसावा और नारियल। ठीक है, दूसरा है नारियल। ये दोनों खाद्य पदार्थ उनके आंगन में ही उगते हैं। कहाँ पे? केरल के जो निवासी हैं उनके आंगन में उगते हैं। ठीक है, दूसरा है कि नारियल से बनी किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ ट्रैपियोका केरल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। जम्मू कश्मीर अब चलें तो जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और जम्मू कश्मीर की जलवायु कैसी है? ठंडी है। सरसों के तेल में उपचारात्मक गुण होते हैं, यह शरीर को गर्म रखता है।
इसलिए जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर की सबसे लोकप्रिय व्यंजन के रूप में आती है। ठीक है, इस आधार पर अब आप अपने आंसर को दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दूसरा क्वेश्चन आता है कि गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन को एक बार हम देख लेते हैं कि पहले ऑप्शन में दिया गया है आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर चपाती तैयार हो जाती है। दूसरा है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर छोटी छोटी आटे को गूंथकर लोइयों को बेलकर और आग पकाकर। ठीक है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे 4 ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा वो आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, आइए इसके बारे में जो अन्य जानकारियाँ हैं उनको हम आसानी से पढ़ें। ठीक है, तो अन्य जानकारियों में सबसे पहले हम गेहूं के बारे में समझ लें कि भारत में चावल के बाद गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ठीक है, और भारत विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 12.8% उत्पादन करता है। यानी विश्व के कुल गेहूं का 12.8% उत्पादन कौन करता है? भारत। यह मुख्य रूप से समशीतोष्ण क्षेत्र में एक फसल के रूप में होता है। ये बात नोट कर लीजिएगा, समशीतोष्ण क्षेत्र में एक फसल होती है। ठीक है, और इस फसल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% देश के उत्तर और मध्य क्षेत्रों में केंद्रित है। जो समशीतोष्ण क्षेत्र होता है उसमें भारत देश का उत्तर और मध्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा केंद्रित है, उसके क्षेत्र बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरी चीज़, गेहूँ रबी की फसल होती है। ठीक है, और यह ज़्यादातर सिंचित परिस्थितियों में उगाया जाता है, लेकिन यह हिमालय के ऊंचे इलाकों और मध्य प्रदेश में मालवा पठार के कुछ हिस्सों में वर्षा पर आधारित फसल भी है। ठीक है, तो गेहूं के बारे में हमने जान लिया। अब गेहूं के आटे से चपाती कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले आटे को पीसा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा कि अनाज को भूसी से अलग करने के बाद पीसने की प्रक्रिया की जाती है। सबसे पहले अनाज की भूसी को अलग करेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया में आटा बनाने के लिए अनाज को पीसने के लिए एक चक्की में डाल दिया जाता है। पहला काम हो गया पीसना। दूसरा गूंथना। अगली प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? गूंथना। गूंथने में क्या करते हैं? आटा बनाने के लिए गेहूं के आटे में पानी मिलाकर उसको अच्छे से गूंथते हैं। ठीक है, मिक्स करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है घूमना और भूनना। अगली प्रक्रिया में आटे से छोटी छोटी हम क्या बनाते हैं? लोइयां। क्रम से बन रहा है कि आटा बनाने के लिए पहले गेहूं के आटे को गूंथा जाता है, फिर छोटी छोटी लोइयां बनाई जाती हैं, फिर उन्हें चपाती बनाने के लिए रोल किया जाता है। उसके बाद चपाती को तवे पर भूनने के लिए रखा जाता है। ठीक है, अंत में क्या किया जाता है? अंत में चपाती थाली के लिए तैयार हो जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया हो, आपने गेस कर लिया होगा कि सही जवाब क्या है। इन सभी आंसरों को आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखना है। ठीक है, वैसे तो आंसर बताया जा सकता है, लेकिन इसका आकलन आप सब करिए। आपने पढ़ लिया है, उसके आधार पर अब आपका आकलन किस प्रकार से, आपने कितना पढ़ा है, वो सारी जानकारी हमें मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। गेहूं से हम कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन गेहूं से नहीं बनता है? ध्यान में रखिएगा, कौन सा निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा गेहूं से नहीं बनता है? पहला है उत्तपम तथा डोसा। दूसरा चपाती तथा केक। तीसरा हलवा तथा पूरी। चौथा स्लाइस ब्रेड तथा पुआ। ठीक है, इन सब के बारे में ध्यान से समझ के रखिएगा। अब चलते हैं और इन सब का आंसर आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है, देखते हैं हम कितने लोगों का आंसर कितना ज़्यादा सही होता है। पहली चीज़, यहाँ से चावल से क्या क्या बनता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, चावल भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों का मुख्य भोजन होता है। चावल का इस्तेमाल बिरयानी बनाने में, उत्तपम बनाने में, खीर बनाने में, इडली बनाने में, डोसा और पुलाव में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं उत्तपम और डोसा, ये किससे बनाया जाता है? चावल से बनाया जाता है। तो आपको आंसर गेस हो गया होगा। अगला है गेहूं से बना भोजन। तो गेहूं भारत के पश्चिमी और उत्तरी भागों का मुख्य भोजन है। गेहूं का उपयोग पूरी बनाने में, पुआ बनाने में, पराठा बनाने में, चपाती बनाने में, केक बनाने में,
हलवा और ब्रेड जैसे व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर का सही जवाब मिल चुका होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, चौथा क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि गुजरात में लोग आमतौर पर दाल के साथ क्या खाते हैं? चपाती खाते हैं और चीनी शामिल होती है। गुजरात की बात हो रही है। दूसरा कथन दिया गया है कि केरल में लोगों के लिए विभिन्न करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना आम बात है। ठीक है, केरल के लोगों के लिए विभिन्न करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। दूसरा ऑप्शन है कश्मीर। स्थानीय लोग नारियल के तेल में तैयार समुद्री मछली का सेवन करते हैं। अभी इसके पहले पढ़ा था कि कश्मीर में सरसों का तेल का यूज किया जाता है, तो आप देखेंगे ये ऑप्शन गलत है। गोवा में मछली अक्सर सरसों के तेल में पकाई जाती है, दोनों उल्टा है। अब गोवा में क्या होगा? नारियल के तेल में मछली पकाई जाती है। ठीक है, तो आप समझदार हैं, समझ में आ गया होगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में इन सभी के नंबर डालकर ऑप्शन आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शनों को भी आप सभी क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब इसका हम डिस्कशन करेंगे, और इसका हमने एक बार डिस्कशन कर लिया है, फिर से एक बार करते हैं कि गुजरात के लोग ज़्यादातर दाल से बना खाना खाते हैं। ठीक है, गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। गुजरात के जो अन्य प्रसिद्ध व्यंजन हैं, गुजराती कढ़ी, ढोकला, बारडोली की खिचड़ी, मेथी का थेपला और ढाल ढोकली है। ठीक है, ये गुजरात में चीज़ें पसंद है। केरल में क्या खाते हैं? केरल में मुख्य जो लोकप्रिय भोजन है वो टैपियोका है और नारियल, 2 चीज़ें खाना पसंद है। ये दोनों खाद्य पदार्थ उनके आंगन में, घर के आंगन में ही उगते हैं। केरल में अधिकतर लोग नारियल के साथ बनी किसी भी करी के साथ टैपियोका खाना पसंद करते हैं। ठीक है, अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। जम्मू कश्मीर की जलवायु ठंडी है। सरसों के तेल में स्वास्थ्यप्रद गुण होते हैं और यह शरीर को गर्म रखता है, अतः यहाँ पर सरसों के तेल में पकाई गई मछली लोकप्रिय है। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और गोवा में नारियल तेल और समुद्री मछली की अधिक उपज होती है। नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है। तो आपको सही आंसर का आकलन हो गया होगा। तो आपको इसी प्रकार से आपकी तैयारी भी पता चल जाएगी कि आप किस लेवल तक अपने तैयारी को कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है लंगर। तो लंगर शब्द का क्या अर्थ है? लंगर का क्या अर्थ है? ठीक है, सही से आप ऑप्शन को देखकर और ठीक ठीक जवाब दीजिएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्याह्न भोजन, मुक्त समुदाय रसोई, एकत्रित दान या पवित्र भोजन। अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज, गुरुद्वारे में एक साथ खाना बनाना और खाना क्या कहलाता है? लंगर कहलाता है। इतनी बात आपको पता होगी। कहाँ बनाया जाएगा? गुरुद्वारे में। और यह एक फ्री कम्युनिटी किचन है, पहले से ही बता दिया गया, फ्री कम्युनिटी किचन। लंगर सिख धर्म की एक धार्मिक परंपरा है जिसे पूरे भारत के सभी गुरुद्वारे में देखा जाता है। ठीक है, व्याख्या आप समझेंगे। व्याख्या क्या है? काढ़ा प्रसाद एक बहुत समृद्ध और स्वादिष्ट गेहूं के आटे का हलवा होता है। ठीक है, काढ़ा प्रसाद जिसे समृद्ध और स्वादिष्ट गेहूं का हलवा कहा जाता है, और गुरुद्वारे में क्या किया जाता है? गुरुद्वारे में ये परोसा जाता है। ठीक है, काढ़ा प्रसाद मुख्य रूप से 4 सामग्रियों से बना होता है। किससे किससे? गेहूं का आटा, घी, चीनी और पानी। ये याद करने वाली बातें हैं। ठीक है, अरदास भगवान के सामने एक सिख प्रार्थना है। अरदास के बाद काढ़ा प्रसाद का वितरण किया जाता है। कोई खाना परोसता है तो कोई पानी परोसता है। खाना खत्म करने के बाद सभी अपनी अपनी थाली उठाकर एक बड़े ड्रम में रख देते हैं। परोसने वाले लोग अंत में खाते हैं। ठीक है, वे जगह साफ करते हैं और बर्तन धोते हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से योगदान देता है। ठीक है, इस प्रकार लंगर क्या हुआ? लंगर एक मुक्त सामुदायिक रसोई है। अब आपको सही आंसर का भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको कमेंट बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट को लिखकर भेजना है। निम्नलिखित में से किस समूह में एक ही सामान्य सामग्री से बनी वस्तुएं शामिल हैं? ठीक है,
4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में अलग अलग चीज़ें हैं। डोसा, पुलाव, खीर, चपाती, दाल, सलाद, हलवा, बिरयानी, जेली, अचार, इडली, हलवा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें। चावल से बना खाना। चावल भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों का मुख्य भोजन है, ये ध्यान में रखिएगा। चावल का इस्तेमाल बिरयानी, खीर, इडली, डोसा और पुलाव जैसे व्यंजन के लिए किया जाता है। तो गेहूं से बना भोजन भारत के पश्चिमी और उत्तरी भागों का मुख्य भोजन है। गेहूं का उपयोग पूरी, पराठा, चपाती, केक, हलवा और ब्रेड जैसे व्यंजन में करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपना सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस प्रकार चावल से बने खाद्य पदार्थ डोसा, पुलाव और खीर है। ठीक है, आंसर भी लास्ट में बता दिया जा रहा है। 7वें ऑप्शन की तरफ चलें कि निम्नलिखित सूची में उस समूह का चयन करें जिसमें खाना पकाने की विभिन्न विधियां शामिल हैं। उबालना, गूंथना, भूनना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग आंसर दिए गए हैं। पकाना, उबालना, वेलना, तलना, भिगोना, भूनना, पकाना, तलना, भूनना। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से अब पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें और अधिक मिलेंगी जिससे हमारी तैयारी अच्छे बन सके। पकाना एक ओवन या एक संलग्न बेकिंग बर्तन में खाना पकाने की प्रक्रिया है, या खाना पकाने की प्रक्रिया है। कौन सा? पकाना। उदाहरण, ओवन में बर्थडे केक बेक करना। तलना गर्म तेल में खाना पकाने की प्रक्रिया है। ठीक है, या उदाहरण, आलू के चिप्स भूनना। भूनना एक खाना पकाने की विधि है जिसमें शुष्क गर्मी का उपयोग किया जाता है, जहां गर्म हवा भोजन को ढक देती है, जैसे सब्जियों को ग्रिल पर भूनना। ठीक है, यह भी खाने के एक पकाने की विधि है। उबालना उबलते पानी में खाना पकाने की विधि उबालना है। ठीक है, और उदाहरण, आलू को पानी में उबालना। ठीक है, अगला है गूंथना। पानी और आटे को मिलाकर आटा गूंथने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, यह खाना पकाने की विधि नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रोटी के लिए आटा गूंथना खाना पकाने की विधि नहीं है। बेलना एक बेलन का उपयोग करके आटा को चपटा करने की प्रक्रिया है, यह भी खाना पकाने की विधि नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। भिगोने का अर्थ है किसी वस्तु को लंबे समय तक जल या तरल में रखना, जैसे चने को जल में भिगोना, यह भी खाना पकाने की विधि नहीं है। ठीक है, तो कौन सी खाना पकाने की विधि है, ये आपको ऑप्शन में सही ऑप्शन देखकर आंसर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कौन सी खाना पकाने की विधि भोजन को पौष्टिक और पचाने में आसान बनाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूनने से, तलने से, वाष्प द्वारा, या सभी। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन आपका सही होगा, सही आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसमें भी ऑप्शन के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लें, क्या क्या चीज़ें हैं। भोजन के रूप में सेवन किया जाने वाला कोई भी पदार्थ जीव के पोषण स्रोत के रूप में कार्य करता है। हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हैं। ठीक है, पकाने की विधि भाप लेना पकाने की जो विधि है, यह सुविधाजनक और स्वस्थ विकल्प है। भाप में पका हुआ भोजन स्वादिष्ट, पौष्टिक और पचने में आसान होता है। ये खाद्य पदार्थ विशेष रूप से वृद्ध लोगों, बीमार लोगों और कमजोर पाचन करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। छोटे बच्चों को स्टीम्ड खाना परोसा जा सकता है। यह विधि सुनिश्चित करती है कि गर्मी और थोड़े से पानी के संपर्क में आने के बाद भी भोजन अपने पोषण मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बरकरार रखता है। ठीक है, इस प्रकार पकाए गए भोजन की भाप विधि पौष्टिक और क्या होती है, सुपाच्य होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब भूनने की विधि। भूनना को हम रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग एक सूखी गर्मी खाना पकाने की तकनीक है। गर्म हवा का उपयोग भोजन को ढकने के लिए कम से कम 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री फ़ारेनहाइट खुली लौ ओवन या अन्य ताप स्रोतों में पकाया जाता है। ठीक है, भोजन की सतह के कैरामेलाइजेशन और माइलाइट ब्राउनिंग के माध्यम से भूनने से स्वाद में सुधार हो सकता है। ठीक है, तलने की विधि। भोजन तलने के लिए गर्म तेल व वसा वाले स्नान चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसे 350 से 375 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच तापमान पर गर्म किया जाता है। तलने के प्रकार के आधार पर भोजन या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से वसा में डूबा होता है, यह जब तक यह एक कुरकुरा बाहरी और नम इंटीरियर के साथ सुनहरा भूरा ना हो। ठीक है, ये है आपकी तलने की विधि।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर एक साथ देना है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक के नंबर बना के उनके ऑप्शन को ही लिखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दुर्गा। दुर्गा जो एक गांव में रहती है, ईंधन के रूप में लकड़ी या गाय के गोबर के उपलों का उपयोग करके पारंपरिक चूल्हे पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीनों से गंभीर खांसी का अनुभव कर रही है। यह संभवतः निम्न कारणों से हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक आपका सही जवाब है। जलने वाले ईंधन से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकती है। ईंधन जलने से उत्पन्न कालिख उसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकती है। ईंधन के जलने से पैदा होने वाला धुआं उसकी एलर्जी का कारण हो सकता है, या वृद्धावस्था उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर का प्रदूषण, ठीक है। इसके भी ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ें। अवधारणा क्या है? चूल्हा पहले समझते हैं। चूल्हा एक पारंपरिक भारतीय खाना पकाने का स्टोव होता है, जिसका उपयोग घर के अंदर खाना पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चूल्हा एक यू आकार का मिट्टी का स्टोव होता है, जो स्थानीय मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी का निर्माण पूरा होने के बाद इसे मिट्टी और गोबर के मिश्रण के लेप से ढककर पूरा किया जाता है। ऐसे पारंपरिक चूल्हों पर खाना पकाने के लिए किसी को झुककर बैठना होता है या फर्श पर बैठना होता है। चूल्हे के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी और जानवरों के गोबरों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब चूल्हा पर खाना कैसे पकाएंगे? चूल्हा के साथ सबसे बड़ी यह समस्या है कि यह लकड़ी, गोबर और फसल के कचरे को जलाने से घर के अंदर काफ़ी धुआं निकलता है। धुएं से तीक्ष्ण श्वसन, कान और आंखों में संक्रमण हो सकता है। धुएं से सांस फूलना, सीने में तकलीफ, सिर दर्द भी होता है। यह बच्चों के लिए घातक हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के विषय में समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO से प्रदर्शित किया जाता है, हीमोग्लोबिन से आबंध बनाकर यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सम्मिश्रण की तुलना में लगभग 300 गुना अधिक स्थिर होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से आबंध बनाने से रोकता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। इस ऑक्सीजन की कमी से सिर दर्द, कमजोर दृष्टि, घबराहट और हृदय विकार होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आपको जवाब पता हो गया होगा और उस जवाब का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है कि जब साबुत मूंग या चने के बीजों को रात भर पानी में भिगोया जाता है, फिर 1 या 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, तो अंकुर हुआ होता है सफ़ेद कलर का, बताइए वह भाग जो सबसे पहले विकसित होता है कौन सा है? तना है, पत्ती है, जड़ है या फल है, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा चीज़ों को हम पढ़ते हैं। अंकुरण समझते हैं। अंकुरण क्या है? अंकुरण एक प्रक्रिया है जिसमें विविध पौधे एक ही बीज से एक पौधे में निकलते हैं। बीज अंकुरण कहलाता है। इस प्रक्रिया से फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है। अनावृतबीजी एवं आवृतबीजी के अंकुरण का अंकुरित होना बीज के अंकुरण का एक समान उदाहरण है। आवृतबीजी या अनावृतबीजी बीज से अंकुर का अंकुरित होना बीज के अंकुरण का एक समान उदाहरण है, ठीक है। जैसे मूंग और चना बीज में अंकुरित होने की प्रक्रिया किस प्रकार से है, कैसे हम अंकुरित करते हैं। सबसे पहले हमें चना या मूंग के साबुत बीजों को एक पानी से भरे कंटेनर में भिगोना होगा। अगले दिन अतिरिक्त पानी निकाल दें और बीजों को गीले सूती कपड़े से ढक दें। सूती कपड़े को नियमित अंतराल पर पानी पर भिगोकर 2-3 दिनों तक नम रखें। सड़ने से बचाने के लिए बीजों को हर दिन धोया या सुखाया जाता है। फिर अंकुरण प्रक्रिया क्या होती है? शुरू होती है, ठीक है। अंकुरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि मूंग या चने बीज में अंकुरित होने की प्रक्रिया आपको हो गया है। ये चीज़ें हमने यहाँ भी बताई, यहाँ भी भूल से यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। जड़, आगे देखते हैं। जड़ अंकुरण के सबसे आवश्यक चरणों में एक है। यह जब बीज जमीन से पानी लेना शुरू करता है। जड़ से पानी लेना शुरू करता है बीज, ठीक है। अंकुरण के दौरान सबसे पहले दिखाई देने वाली जो सफ़ेद संरचना जड़ में विकसित होती है वह जड़ ही होती है। यह एक प्राथमिक जड़ के रूप में उभरता है। बाद में बनने वाले छोटे बाल जैसे प्रकोप जड़ के बाल होते हैं, ठीक है। सक्रिय एंजाइम हुए हैं। अब सक्रिय एंजाइम समझते हैं। सक्रिय एंजाइम हुए हैं जो प्रक्रिया शुरू करवाते हैं, जड़ नीचे की ओर बढ़ती है, ठीक है। इस प्रकार अंकुर का जो भाग पहले विकसित होता है वो आपको आंसर पता चल गया होगा। तो आप सभी को जितने भी आंसर आपके आ रहे हों वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद हम देखते हैं आप
की तैयारी किस स्तर तक पहुंची है। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है।